मॉर्निंग निकुंज आप काफी ओवर टाइम काम कर रहे थे, वीकेंड में भी पुशअप लगा के आए हैं आप, दिल्ली के बड़े बड़े इन्वेस्टिंग लोगों से मिल के आए, तो पहले उसका थोड़ा जायजा लेते हैं फिर बाजार की बात करेंगे। ये पुशअप्स दिखाइए डायरेक्टर साहब, कितने पुशअप्स लगाए? मैं देख रहा था कौन जीता फाइनली, आप जीते या दीपेंद्र जी? मुझे लगता है मैं जीता, मुझे लगता है मैं जीता, पर काफी एक्टिव सब लोगों का मानना है, वो जोमेटो वाले का मानना है कि जोमेटो वाले जीते हैं। इतना क्रू आपने क्या सवाल पूछा था, पुशअप करना है या प्रॉफिटेबिलिटी, क्या चैलेंज दिया? प्लैंक, हाँ ओके प्लैंक, पर 25 पुशअप निकल गए थे साहब, ये तो पक्की बात है। दूसरा वाला दिखाइए प्रोमो जी, ये पुशअप वाला प्रोमो, हमारे डायरेक्टर साहब ने देखिए कितना बड़ा जिम है जोमेटो। आई वाज अमेज्ड। ये ऑफिस है के पास? ये ऑफिस है जी, हाँ एकदम न्यू टेक कंपनियों के जो ऑफिसेज होते हैं एकदम डिफरेंट होते हैं, इन्होंने गलत ही प्रोमो चला दिया है जी। चलो ये वाला प्रोमो है, शायद गलत प्रोमो चला दिया डायरेक्टर साहब, हमने गलत प्रोमो चला दिया है, हटाइए और दूसरा चलाइए। बट निकुंज वी विल आल्सो टेक एन इंस्पिरेशन, कितना बड़ा जिम है देखिए दिल्ली के ऑफिसेस में। दिल्ली का सब शिफ्ट के बाद जाते हैं वहाँ पे। हाँ, शिफ्ट के पहले जाते हैं। ऑफिस आवर्स में गिनती नहीं होती है, ऑफिस आवर्स में जिम बंद रहता है, इसलिए खाली था देखिए। तो कहाँ से शुरू करें? चलिए जब तक वो प्रोमो निकाल के आते हैं आप ये बताइए कि हाँ चलिए देखिए डायरेक्टर साहब, ये देखिए पर आपकी स्पीड काफी थी। आई वाज आल्सो वाचिंग दिस प्रोमो, इसमें कंक्लूड नहीं हम कर पाए। देखिए ना कौन पहले रुकता है, देखिए ये देखिए। आप भी तैयारी करके गए थे? पूरी कौन रुकता है? मेरा मानना है मैं जीता हूँ। यस देखिए वो रुक गए, वो रुके थे, स्पीड कम थी, तो हमारे हिसाब से इस प्रोमो को देख के तो मिलता आपने ज्यादा मेरा मानना है। पर जोमेटो के जितने एम्प्लॉइज हैं उनका मानना है कि भाई मेरा फॉर्म थोड़ा ढीला था, मैंने इनिशियली थोड़ा मैं धीरे जा रहा था, मेरा पूरा स्टैंड थोड़ा वाइड था जिससे पुशअप्स के नंबर ज्यादा हो गए मगर इफेक्ट कम था, फॉर्म मेरा थोड़ा ढीला था, उनका मानना है। बट ठीक है हम जीते। बट एनीवेज क्या कमेंट्री से आपको क्या निकल के आया, अभी क्या व्यू बन रहा है स्टॉक के ऊपर? एक बात तो अजय पक्का है कि ये जो बिजनेस है, इस प्रकार का बिजनेस, इसमें मल्टी ईयर की आप विजिबिलिटी बात कर सकते हैं। दूसरा मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि जो स्लो डाउन हमने देखा था इनके पुराने क्वार्टर्स में, मुझे लगता है वो टेम्पररी था। हिंदुस्तान में स्लो डाउन नहीं आ रहा है, पेनिट्रेशन और रिपीट ऑर्डर्स को लेकर के भी चेंजेस हो रहे हैं। तीसरा मुझे ये समझ में आया बातचीत करके कि जो मार्केट है इसके अंदर 2 से ज़्यादा प्लेयर नहीं आ सकते हैं, स्विगी और जोमेटो, तीसरे प्लेयर को आना बहुत मुश्किल है। काफ़ी कॉन्शियस हो चुके हैं प्रमोटर्स अब शेयर होल्डर्स को लेकर के और प्रॉफिट्स को लेकर के और कैश बर्न को लेकर के। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात मुझे समझ में आई, वो समझ में आई कि भाई इस समय जो हम देख रहे हैं मार्केट के अंदर, जो इस समय इन स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी थी, मुझे लगता है वो भी कम होने लगी है। ओके, तो इनफैक्ट फिर ये कहा जा सकता है कि जोमेटो के मेन्यू में प्रॉफिटेबिलिटी की प्लेट सजेगी जल्दी? लग रहा है जो बातचीत करके मुझे समझ में आया, गाइडेंस कंपनी ने दी है। देखिए हमें हमारा जो कॉन्वर्सेशन था वो एक लॉन्ग टर्म विजन के ऊपर था, पर लॉन्ग टर्म विजन में मुझे ये समझ में ज़रूर आया कि द पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी आई थिंक इज क्लियरली डिफाइंड। दिस इज़ अ हाई ग्रोथ बिजनेस एंड दिस इज़ अ हाई ग्रोथ सेक्टर एंड दिस इज़ अ कंपनी विच इज़ दे विल एक्सपेरिमेंट। जब वो एक्सपेरिमेंट करेंगे तभी तो बड़े होंगे। और जो कॉस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट उनकी है, जो हमको लगता है जी 10 मिनट डिलीवरी है या फिर जो छोटे छोटे प्रयोग इन्होंने करे हैं, मुझे लगता है नहीं उसके अंदर संक कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो इट इज़ लाइक सेइंग दैट यू आर डूइंग समथिंग वेयर द रिस्क एंड द डाउनसाइड इज नोन एंड द अपसाइड रियली कुड बी अनलिमिटेड प्रोवाइडेड यू गेट अ फॉर्मेट। देखिए जो हिंदुस्तान बदल रहा है ना, इसके अंदर कई चीज़ें ऐसी बदल रही हैं जो आपको पता नहीं थी, और जब आप उस बदलाव में आप अगर एक्सपेरिमेंट और अपनी लर्निंग को अडेप्ट करके आगे बढ़ाते हैं तो अब कुछ बिजनेसेस जो छोटे बिजनेसेस हैं वो एकदम मजबूती से स्केल अप हो सकते हैं। देखिए एचयूएल का बिजनेस देखें, अगर ब्रिटानिया का बिजनेस देखें, तो हमेशा एक प्रकार का बिजनेस है जो कि इंडिया की पर कैपिटा और पेनिट्रेशन पे इम्पैक्टेड है। पर कुछ ऐसे बिजनेसेस आए हैं जो ओटीटी है, जैसे आज से 10 साल पहले हमें पता ही नहीं था बिजनेस एग्जिस्ट कर सकता है। Correct. तो ऐसे कुछ बिजनेसेस हैं जो कि नए भारत की नई नीड को एड्रेस करेंगे, और यह भी हमें पता नहीं है कौन से हैं, मगर आने वाले समय में बहुत बड़े हो जाएंगे। आई थिंक जोमेटो उन्हीं चीज़ों पे फोकस कर रहा है। श्योर, ये मोट वाली बात आप पहले भी बात कर चुके हैं कि ऐसे बिजनेस दोबारा दिखेंगे भी नहीं। निकुंज, एक और जो डील ये वीकेंड पर आई है, हालांकि इसकी सिर्फ रिपोर्ट्स ही हैं, पेटीएम और एयरटेल पेमेंट बैंक, इसमें किसको कितना फ़ायदा होगा? क्योंकि एयरटेल का कोई बहुत सिग्निफिकेंट तो मार्केट शेयर है नहीं पेमेंट्स बैंक में, और हालांकि बातें ऐसी भी हैं कि ये डील होगी नहीं होगी, विल हैव टू वेट एंड वॉच, बट इसको किस लाइट में देखना चाहिए? देखिए अनकन्फर्म रिपोर्ट है, या
तो इस पे हम जो भी बात कर रहे हैं पहले क्वालिफाई कर देते हैं कि हमारे पास ना पेटीएम से कोई इंडोर्समेंट आया है, ना सुनील भारती मित्तल के ऑफिस से हमें कुछ इंडोर्समेंट अभी कोई कंफर्मेशन मिली है, या फिर हमें अलीबाबा से मिली है। हम तीनों मेल्स हमने डाली थी, हमें अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आया है। क्या यह एक डील है जिसके अंदर मिस्टर मित्तल एंड इट्स प्राइवेट ऑफिस इज पार्टिसिपेटिंग एंड दे टेकिंग मिनॉरिटी स्टेक इन पेटीएम? तो ये छोटी बात है। सेकंड, क्या इसके अंदर पेटीएम और एयरटेल का जो बैंक उसको मर्ज कर दिया जाएगा अगर इवेंचुअली वो होता है? तो कि बहुत बड़ी बात इसलिए नहीं है बिकॉज जो भारतीय एयरटेल का जो बैंक है जिसे हम कहते हैं एयरटेल बैंक, वो बहुत छोटा है। right. तो इंक्रीमेंटली मुझे ये लगता है कि मोर देन एनीथिंग एल्स एक प्रकार का सप्लाई ओवरहैंग जो कि अलीबाबा और जो कि सॉफ्ट बैंक का था, मुझे लगता है कि वह अब्जॉर्ब हो रहा है और एक बड़ा कॉर्पोरेट हाउस या तो अपनी पर्सनल पूंजी या फिर अपने फैमिली ऑफिस के थ्रू स्टेक को ले रहा है। तो स्ट्रेटेजिकली इस न्यूज़ को मैं बहुत ज़्यादा नहीं देखूंगा, मगर अगर मैं सप्लाई डिमांड और इंडोर्समेंट के इक्वेशन से देखूं तो एक बड़ा इंडोर्समेंट। और ऑफ कोर्स ये क्वालिफाई भी करना जरूरी कि ये रिपोर्ट्स आ रही है और हम इसका एनालिसिस सिर्फ व्हाट इफ एनालिसिस कर रहे हैं कि अगर इस तरह का कोई डील होती है और अगर वो प्राइवेट कैपेसिटी में मित्तल साहब अपने फैमिली ऑफिस से एयरटेल बैंक में इच्छुक है तो स्टॉक के लिए क्या हो सकता है, ये क्वालिफाई करना जरूरी है। इनफैक्ट ऐसी ही एक थीम या यूं कहे अडानी ग्रुप स्टॉक्स में काफ़ी हद तक वॉलेटिलिटी नज़र आ रही है। अगर अडानी पोर्ट्स की बात करें, फ्राइडे सेशन में वहाँ बाजार की कमजोरी में भी कुछ हद तक एक्शन दिखा था। हालांकि कई सारे स्पेसेस, कई सारे स्टॉक्स हैं जहाँ बिकवाली भी दिखी। अब ये ग्रुप ही ऐसा है जो कि हर सेगमेंट में है। इस वॉलेटिलिटी को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये स्टॉक्स अभी थोड़े दिन दोबारा रडार पर आएंगे बिकॉज एफएनओ सीरीज चेंज हो चुकी है और हमने देखा था कि फरवरी सीरीज में स्टॉक्स को कितनी ज़बरदस्त मार पड़ी थी। तो I don't think there is panic in the Adani group of stocks, but I think अब कुछ 3-4-5 दिन के लिए इन स्टॉक्स के अंदर मुझे लगता है कि इन पे नज़र रखिए बिकॉज एक नई सीरीज चालू हो चुकी है और मुझे लगता है कि सीरीज के अंदर जो पुराने टेक्निकल कंपल्शंस थे इन स्टॉक्स के अंदर कम हो चुके हैं। मैं दोबारा बोलूँगा अडानी पोर्ट्स और अंबुजा, अगर आपको रडार पे रखना तो इन दो स्टॉक्स को रडार पे रखिए। ओके, तो चलिए अडानी पोर्ट्स, अंबुजा सीमेंट, अडानी ग्रुप स्टॉक्स में ये स्टॉक्स होंगे जिन पर नजर रखनी होगी। अंजय, इनफैक्ट क्विकली निकुंज जाएं उससे पहले उनसे एक बार बाजार पर भी टेक ले लें। जी हाँ, पिछले हफ्ते काफी जबरदस्त हमने बिकवाली देखी, वहाँ यूएस मार्केट में भी यहाँ ही प्रेशर रहा। क्या व्यू बन रहा है अभी आपका लेवल्स को देख के, अदर फैक्टर्स को देख के? अजय, बिगिनिंग ऑफ द ईयर ये व्यू था कि इन्फ्लेशन हमारी टॉप हो गई है लोकली एंड ग्लोबली, मगर पिछले 8-10 दिन के बाद ये लग रहा है इन्फ्लेशन टॉप नहीं हुई है। G20 के में सारे सब बड़े बड़े बैंकर्स वहाँ पर रहते हैं, सेंट्रल बैंकर्स आते हैं, उनके सबके कमेंट्स में देख रहा था। इकोनॉमिक टाइम्स में आज एक बड़ा एक्सक्लूसिव है क्रिस्टीन लगार्ड का, हम कुछ भी करेंगे मगर इन्फ्लेशन को 2% ले जाएंगे। यूरोप में इन्फ्लेशन 2 से बहुत ऊपर जाता है, तो इन्फ्लेशन को आप अगर नीचे लाओगे तो आपको डिमांड नीचे लानी पड़ेगी। डिमांड ऑलरेडी नीचे आ चुकी है, फिर भी इन्फ्लेशन आपकी ज़्यादा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट रेट और बढ़ाना पड़ेगा ताकि डिमांड और ज़्यादा गिरे, और जब डिमांड गिरती है वो इक्विटी मार्केट के लिए ख़राब न्यूज़ होती है। तो इन्फ्लेशन का जो नैरेटिव है चेंज हुआ है। दूसरा, लोकली अगर आप देखें तो एक बार हमें लग रहा था कि भाई आप ऊपर की तरफ जाएंगे, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका थोड़ा फेवरेबल है, सेलिंग वापस आ चुकी है। तो कुल मिलाकर के इस समय मार्केट में एक ऐसा फेज़ आ रहा है जहाँ पर आप जो 1-2 साल के लिए जो पैसा एलोकेट करते हैं वो बोलते हैं भाई हम स्टॉक मार्केट में इस समय क्यों एलोकेट करें, बिकॉज हमें फिक्स्ड इनकम और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स में अच्छा रिटर्न मिल रहा है। सेकंड, इस समय शॉर्ट टर्म में मोमेंटम मार्केट का जा चुका है। हमें सबको लग रहा था कि मार्केट के अंदर जो उछाल रहेगा ऊपर की तरफ रहेगा, मगर इन्फ्लेशन, ग्लोबल सेलिंग और जो हमें कमेंट्स मिल रहे हैं कंपनियों से, उससे देख के लग रहा है कि इकोनॉमी में धीमापन है, इन्फ्लेशन ज़्यादा, इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो मार्केट का माहौल है स्कैरी नहीं है मगर ख़राब हो चुका है। ओके, तो माहौल खराब हो चुका है और इनफैक्ट इन्फ्लेशन का असर पड़ा है। गोल्डमैन सैक्स ने भी वीकेंड पे कहा कि इंडिया के कंजम्पशन और अर्निंग्स पे इफेक्ट पड़ेगा। बिल्कुल शुक्रिया निकुंज सारे एनालिसिस के लिए और ये सारे व्यूज़ हमारे साथ शेयर करने के लिए।